लाजमी उसको इख्तियार करें। थ्रू आउट द एज फ्रॉम पेपर टू केस, आप किसी इदारे को कोई सिस्टम आप बताएं हमें कि जिसमें हमने कमी है, जो हमारे तजर्बे में हमारे ख्याल में था, उसको हमने बेस्ट पॉसिबल वे से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको अपनाने की कोशिश की। इसी तरह से इनके एक्यूमुलेटिव रिजल्ट से, ये एडवांस सेक्शन के एक्यूमुलेटिव रिजल्ट है जिसमें फेज GTS भी है, फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, वो कंपाइल्ड हैं, बच्चों तक दिखाए गए हैं और उनको पहुँचाए गए हैं आगे चल। और इस तरह से GTS फेज 1 है, GTS फेज 2 है। अब मैं आखिर में और मेरे पास चूंकि दो चीज़ें थी, एक कॉलेज के अंदर है, कॉलेज के मतलब ये रिपोर्ट पेश करनी थी जो निस्बतन बोरिंग है, लेकिन एक अहम बात जो बच्चों के हवाले से जो मेयार है और वालिदैन के हवाले से है, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। और वो ये है कि हजीरा के बारे में आपकी एक खुशफहमी है या हकीकत है, वो आप ज़रूर जानेंगे। हजीरा जो है वो तालीमी एक हब बन चुका है और यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों का यही गमान है, लेकिन ये देखें, मैं आपको अगर हक़ाइक़ बताऊँ तो आपका जो गुमान है वो कोलैप्स गिर जाए। वो कैसे? ये चूँकि बॉयज़ कॉलेज और हमारे पास चूँकि बॉयज़ ज़ेर तालीम थे, लड़के, और आपको पता है कि जो सारा प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में सभी जगहों पे बॉयज़ की क्लास है। हमारे पास सिर्फ बॉयज़ की क्लास है, इससे पहले हमारे पास FSC में गर्ल्स की क्लास नहीं थी। हमने एक कंपैरिजन किया और इस थ्रू आउट द तहसील हजीरा की एक डिटेल स्टडी कि क्या था, क्या कम थी, ये तालीमी हब है, क्या यहाँ लड़के भी परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर हमने गौर किया और हमने एक कंपैरेटिव स्टडी में हमने एक इदारे के रिजल्ट्स मालूम किए। लेकिन बावजूद हम जो है वो सारे इदारों, किसी इदारे का नाम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं सिवाय गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज हजीरा, इसलिए कि इदारों की अपनी अपनी सतह पे अपने अपने डोमेन में उनकी कारकर्दगी है। लेकिन हम अपना आपको डिफाइन अपना चीज़ें बड़ी क्लियरली और वाज़ेह करके बताएंगे और आप देखेंगे कि क्या होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हजीरा तहसील हजीरा में, जिसमें मडोल, दरबाजार, गमीर, शहर हजीरा, देवी गली, गिरदोनवा के तमाम कॉलेजेस के बॉयज़ शामिल हैं। हजीरा 2023 में ये एक रैंकिंग है 2023 की, और ये देखें आप मीज़ान कैलकुलेटेड है 360 बॉयज़। मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा लेकिन नीचे से जाऊँ, देखें 360 बॉयज़ appeared in the second year exam। साले धूम के एग्जाम में तहसील हजीरा में 360 लड़के शामिल हुए। FSC साले धूम में 12वीं में 360 लड़के शामिल हुए और 360 में से 150 पास, और ये परसेंटेज कितनी है? 41%। सर क्या ये किसी तालीमी हब की निशानी हो सकती है? बॉयज़ की बात। और ये जो हम आपको अदाद शुमार दे रहे हैं, आप इसको लिखें, आप इसको रिकॉर्ड कर लें, आप इसका फोटो बना लें, और बाद में हम आपको देते हैं कि ये गजट के पेजेस लिखे हुए हैं, ये गजट के पेजेस लिखे हुए हैं। आप PDF लें, बिल्कुल 1 मिनट में 10 मिनट आपको सर्च करते हुए लगेंगे। आप उसके बाद ये चेक करेंगे ये क्या हक़ाइक़ है, और ये रिजल्ट है। 210 स्टूडेंट्स जो है वो इस रिजल्ट में फेल हो रहे हैं। 360 में से 210 लड़के फेल हो रहे हैं और 150 मैथ्स पास हो रहे हैं। और मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप देखिए, नंबर 17 पे एक कॉलेज है जिसमें 11 लड़के थे, 11 में से 1 लड़का पास हुआ। नंबर 16 पे एक कॉलेज है जिसमें 9 लड़के थे, 1 लड़का पास। इसी तरह से 8 लड़के थे, 1 पास हुआ। 16 थे, 3 पास हुए। 14 थे, 3 पास हुए। 4 थे, 1 पास हुआ। 4 थे, 1 पास हुआ। 4 थे, 1 पास हुआ। 14 थे, 4 पास हुआ। ये मतलब चंद कॉलेज ऐसे हैं जो एतराफ के, शहर के नहीं हैं। मैं शहर के कॉलेजेस की तरफ आऊंगा, बगैर किसी का नाम लिए, किसी को डिग्रेड किए, क्योंकि हमारा माजरा ही हमारा मकसद वो नहीं है, बल्कि ये एक इवैल्यूएशन, ये एक डिटेल और स्टडी है, और ये आप वालिदैन की, बच्चों की और तालीमी शख्सियात की संगत होगी। क्या आप देखेंगे कि हमारे नंबर 8 पे एक कॉलेज है, ये हमारे शहर का कॉलेज है नंबर 8, इसमें 18 बॉयज थे, सिर्फ 7 पास हुए। नंबर 7 पे ये भी हमारे शहर का कॉलेज है एतराफ में, और ये भी अहम कॉलेज है 7, इसमें 34 थे, सिर्फ 15 पास हुए हैं और उनका रिजल्ट 44%। इस तरह से नंबर 6 पे हमारे शहर का एक कॉलेज है जिसमें 87 स्टूडेंट्स थे, सिर्फ 39 स्टूडेंट्स पास हुए, सिर्फ 39 स्टूडेंट्स पास हुए, और
रिजल्ट परसेंटेज 44.8। और सर ये गजब के पेजेस हैं, ये देखें 630, 628, 452, ये पेजेस हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। और ये परसेंट इसमें लगभग 46 या 7 स्टूडेंट्स यहाँ फेल हुए। इसी तरह से हमारे शहर का एक और कॉलेज है जिसमें 59 स्टूडेंट्स थे और 27 पास हुए, यहाँ गालिबन 32 स्टूडेंट्स फेल हुए। इसी तरह से सर ये अतराफ का एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 2 स्टूडेंट थे और एक पास हुआ और एक फेल हुआ, रिजल्ट ठीक है। इसी तरह से सर एक कॉलेज है, ये हमारे नंबर 3 पे सर ये भी अतराफ का कॉलेज है और 2 है और 5 पास हुए 55%। ये सब गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज है हीरापुर में आया है। ये रिजल्ट है 2023 का, और 2023 में सेकंड ईयर में जो क्लास थी वो हमारी एडवांस सेक्शन नहीं थी, उसमें 500 वाले को भी हमने दाखिला दिया। हमने जो भी सेकंड विनर था उसको दाखिला दिया, जिसके नंबर सर 600 थे उसको भी दाखिला दिया, 700 वाले को भी दाखिला दिया। और हमारे पास स्टूडेंट्स थे 31 और 31 में से 18 स्टूडेंट्स पास हुए और हमारा रिजल्ट among the colleges of city हमारा हाईएस्ट है और ये हमारी परसेंटेज है। आपके पास 1000 नंबर लेकर आने वाले स्टूडेंट्स हो, 900 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स हो, उनका अलग से सेक्शन हो, और फिर आपका रिजल्ट अगर ये हो तो क्या हमारे साथ ये कंपैरिजन है 500 वाले लड़के की। अब हम तो इस पोजीशन में आ गए कि हमने एडवांस सेक्शन शुरू की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब तजुर्बा रहा, और उसके बाद हम शुरू करने में आ गए गर्ल्स मॉडल क्लास। अब हमारे पास 450 प्लस वाले स्टूडेंट्स होंगे, हमारे पास 400 प्लस वाले बॉयज होंगे। अब हम फुल फ्लैज इस पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह कि हम 100% रिजल्ट देंगे। हमारे पास सर एक और कॉलेज है सर, वेरी सॉरी ये हमने ये रिमूव किया हुआ था, लेकिन ये शो हो गया है। प्राइवेट किसी कॉलेज का नाम नहीं दिखाना था मुझे, लेकिन बाहर आपके पास आ गया है। ये का एक कॉलेज है, उस वो हमसे ऊपर है, शहर में नहीं, 64.7%। उसका रिजल्ट अच्छा है, बेहतर है, लेकिन बहरहाल वो आपके शहर में नहीं है, अतराफ में। ठीक है, अब ये हमारी शहर में पोजीशन है विद एवरेज स्टूडेंट्स, विद बिलो एवरेज स्टूडेंट्स एंड राउंड अबाउट द एवरेज स्टूडेंट्स। ये हमारी परफॉर्मेंस है। और उसके बाद मैं आऊंगा सर, ये हमारी परफॉर्मेंस जो है अपना सेशन खत्म होता है। मैं मुख्तसरन एक बहुत अहम टॉपिक मेरे जिम्मे लगा दिया गया है और उस पर रहूंगा, वो है सर के जो FSC पास करने के बाद बच्चे मज़ामीन का इंतखाब करते हैं या कैरियर की तरफ उसके बारे में सोचते हैं, तो बहुत परेशानी का शिकार होते हैं वालिदैन। बच्चे मुख्तलिफ ग्रेड्स के साथ पास हो रहे हैं। मैं चंद एक चीजें हाईलाइट करूंगा और इंशाल्लाह वो आपको, सर हमने बहुत डिटेल स्टडी के साथ कैलकुलेशंस किए और वो कैलकुलेशंस ये कि हमारी कैलकुलेशन ये है सर कि जो जारी सूरत हाल, हम किसी स्टूडेंट को उसको डिस्करेज नहीं करेंगे, उसकी हौसला शिकनी नहीं करेंगे, लेकिन याद रखें कि आइंस्टाइन दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान था, फिजिक्स का, जर्मन था और यहूदी था। वो मैट्रिक में 3rd विनर था, उसको आगे FSC में कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। जैसे तैसे उसको दाखिला मिल गया कहीं किसी कॉलेज में और बाद में वो बहुत पढ़ा और दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान था। इसलिए कोई स्टूडेंट 3rd विनर लेकर आया है, कम नंबर लेकर आया है, हम उसकी हौसला शिकनी नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको ऐसे एवेन्यूज, ऐसी डायरेक्शन जरूर देना चाहते हैं कि वो किधर से कौन सी डायरेक्शन इख्तियार करे जहां जाकर वो परफॉर्म कर सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का सब्जेक्ट जो पाकिस्तान का साइंसदान था, उसका सब्जेक्ट न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं था सर, डॉक्टर साहब मेटलर्जी था, मेटलर्जी, वो न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं था, लेकिन बहरहाल उसने परफॉर्म जाकर कहाँ किया, न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, इसलिए हमारा ख्याल किया कि इस करंट सिचुएशन में आपके जो 70% एंड अबव वाले स्टूडेंट्स हैं उनको साइंस मज़ामीन में आ जाना चाहिए, 70% प्लस उनको साइंस मज़ामीन, गर्ल्स 70% प्लस के साथ उनको साइंस मज़ामीन में आना चाहिए और बॉयज को भी साइंस में आना चाहिए। लेकिन 70% प्लस वाली जो लड़कियां हैं उनको ऑप्शन है कि वो मेडिकल में जाएं और जनरल साइंस ग्रुप यानी कंप्यूटर सेक्शन में जाएं या इंजीनियरिंग में जाएं।
80% प्लस वाली लड़कियों को हर सूरत में मेडिकल टाइम पे आ जाता है। 80% प्लस जिस लड़की ने मार्क्स लिए उसको मेडिकल में आ जाना चाहिए, और मेडिकल में वो इंतहाई जो करंट जारी सूरत हाल है शहर की, मुल्क की, कंपटीशन, मार्क्स, डॉक्टर का क्रेज, इसमें वो निकल जाएगी, इसमें वो लीड करेगी। और बहुत कम होता है, ऐसा होता है कि लड़कियां कहीं उसमें परफॉर्म ना करें, लड़कियां इस सूरत में परफॉर्म करती है। लेकिन यही जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो बॉयज हैं, बॉयज के लिए मैंने लिखा है कि 80% प्लस वाले मेडिकल में, 70% और 80% के दरमियान वाले साइंस में आए, लेकिन वो इंजीनियरिंग का इंतखाब करें या कंप्यूटर साइंस का इंतखाब करें। उनके लिए 70 to 80% में उनके लिए मौजूदियत नहीं बनती कि वो मेडिकल में आए, क्योंकि मेडिकल हमारे यहाँ बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर इसका कंपटीशन इंतहाई सख्त है, बहुत ज़्यादा है। और 60 to 70% के जो तलबा हैं जो बेसिकली फर्स्ट विनर हुए, अब फर्स्ट विनर्स और आगे 80% या A+ ग्रेड के स्टूडेंट्स के साथ मुकाबला करना, बहरहाल ये एक दुश्वार काम बन चुका है जैसे तैसे के हालात में। आप खुद भी स्टडी करेंगे और इन स्टूडेंट्स को बिजनेस, आर्ट्स, कॉमर्स और वोकेशनल एजुकेशन में जाना चाहिए। इनके लिए चारों ऑप्शन मौजूद होते हैं कि इनको ये जॉइन, और ये बच्चे वहाँ जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैं आपको एक रिसेंट एक्सपीरियंस की एक मिसाल दूंगा। हमारे एक मौजूद प्रिंसिपल हैं डॉक्टर साहब बडोर से, उनकी बेटी ने 1000 मार्क्स लिया है FSC। 1000 मार्क्स के बाद उसने BS पॉलिटिकल साइंस यानी सियासत में एडमिशन लिया। अब ऑलरेडी ये एक जो है वो लगता नहीं है कि 1000 नंबर लेने वाली लड़की उसके बाद किधर चली जाए सियासत पॉलिटिकल साइंस। बहरहाल उन्होंने इसको बेहतरीन समझा और गया, और ये ट्रेंड अब मजबूरी बनेगी। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, बच्चों को उस तरफ नहीं ले जाएंगे, तो बिलखुसूस बच्चियां ये कॉम्प्लेक्सेस में चली जाएंगी, ये नफ्सियाती आवारस का शिकार होंगी। और याद रखें कि मुल्क के अंदर बीमारियों की जो रेशो है, शरह है, वो सबसे बढ़कर नफ्सियाती आवारस की वजह से, जिसको आप कहते हैं डिप्रेशन की वजह से बाकी बीमारियां निकल रही, स्टमक एंड दीगर हार्ट डिजीजेस एंड उसकी वजह से निकल रही। और फिर हम आप बच्चे को अगर हर सूरत में ये पढ़ा दें कि आपने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर ना बने तो आपकी लाइफ स्पाइल हो जाएगी, ये जब उसको पढ़ाकर आप ये सिखाकर ये हर सूरत के उसमें दिमाग में टूल्स कराकर उसको लाएंगे और खुदा ना खास्ता वो डॉक्टर ना बने, तो फिर क्या होगा? डिप्रेशन में जाएगी या नहीं जाएगी? डेफिनेटली वो जाएगी। इसलिए ये चीजें हमारा ये, और उसके बाद सेकंड और थर्ड विनर्स के लिए क्या बचा? सेकंड विनर्स और थर्ड विनर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक तो है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो है वो है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन इसलिए कि मैट्रिक के बाद जो बच्चा सेकंड ईयर या थर्ड ईयर लेता है, FA के बाद उसके लिए रोजगार के मौके वही रहते हैं जो उसके मैट्रिक के बाद। लेकिन मैट्रिक के बाद जो 2 साल या 2.5 साल या 1.5 साल वो वोकेशनल एजुकेशन में गुजारेगा, उसके बाद वो रोजगार के काबिल हो जाता है, यानी वो इसने एक स्किल डेवलप कर ली है। उसने लेट्स से कि उसने सर्वेयर का कोर्स कर लिया है, ऑटोकेड कर लिया है, उसके बाद क्या करेगा? वो तो 2 साल के बाद वो जॉब की तरफ ढूंढेगा, जॉब की तरफ चला जाएगा, तो वालिदैन का वो सोर्स बन गया है या नहीं? लेकिन गरीब वालिदैन अगर फर्ज करते हैं उसको मैट्रिक में थर्ड ईयर है, सेकंड ईयर है, उसको 2 साल FA में पढ़ाते हैं और उसके बाद उसकी थर्ड ईयर आती है, सेकंड ईयर, आप मुझे बताएं कि वहाँ क्या है। इसके साथ ही मैंने एक और चीज लिखी है, ये इंग्लिश का लफ्ज है, उर्दू में लिखा है जॉब्स। मैट्रिक के बाद बहुत सारी हमारे पास बॉयज के लिए बिल्कुल कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी होती है, आप उस तरफ भी बच्चों को ले जा सकते हैं। यहाँ लोग तो बहुत सारे लोग उतना शुरू हो जाएंगे कि बच्चों को भर्ती भी करवा सकते हैं। भाई गरीब वालिदैन के बच्चे होते हैं ना, रोजगार बड़ा एक अहम इशू, और बच्चे को रोजगार की तरफ ले जाना चाहिए अगर ये मुमकिन हो। अब सर आखिर में कि सेल फोन हमें सबसे ज्यादा जो चीज़ हमें हमारे साथ हमारी पढ़ाई स्कीम रिजल्ट्स कॉन्टेक्ट्स जिसमें सबसे चीज़ बड़ी हर्डल है वो ये आ रही है कि सेल फोन बच्चों की पढ़ाई में मुगल है और ये उनकी पढ़ाई में सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल बनकर सामने है। इस पर हम अपने नहीं इंशाअल्लाह नए सेशन से भरपूर मशवराबंदी के साथ आएंगे कि बच्चों को मोबाइल कैसे अरेंज किया जाए। मुनासिब लफ्ज़ यही है कि हम उसको कैसे अरेंज करें, कैसे उसकी मैनेजमेंट करें कि बच्चा उस पढ़ाई बच्चे की। तो रिसेंट जो सिचुएशंस चल रही है कि सेल फोन इज द मर्डरर ऑफ बिहेवियर्स, इवन मर्डरर ऑफ द किड्स। इन बच्चों का ये कातल बन जाए जिस तरह से ये लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए। सर
ایک کیریئر کی بات کرتے ہوئے آپ کے بچے کا اخلاق اچھا ہے، آپ کے بچے کا گفتار اچھا ہے، آپ کا بچہ اگر سلیقہ شعار ہے، یقین جانیے اس سلیقہ شعاری اور ان پختہ اور اچھی عادات کے تحت جو اور صفائی، نفاست، طہارت اور یہ خصوصیات اگر آپ اپنے بچے کے اندر پیدا کر رہے ہیں تو بچہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو، لوگ معاشرہ اسے پسند کرتا ہے، اور لوگ اور معاشرہ جس شخص کو پسند کریں وہ اوپر چلا جاتا ہے، اس کو اوپر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، معاشرہ اس کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچے کا نیچرل ٹرینڈ دیکھیں، بچے کے رجحان کا جائزہ لیں کہ بچہ شوق کدھر رکھتا ہے، اس کو گھسیڑے نہیں۔ آپ بچے کو گھسیڑیں گے تو یقین جانیے بچوں نے خودکشیاں کی، بچوں نے اپنی ڈیمانڈز کی، والدین نے نہیں پوری کی، انہوں نے سوسائڈ کی کوشش کی، انہوں نے اور مختلف جو ہے وہ طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی، اور آپ سارے اویئر ہیں کیونکہ یہ آئی ٹی کا دور ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ اپنے بچوں کو ٹرینڈز کی طرف لے جائیں اور جس طرف وہ رجحان رکھتے ہیں اس سکل کو اس کو ڈیولپ کرنا۔ مثلا ایک بچہ آئی ٹی میں شوق رکھتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آئی ٹی کا وہ ایکسپرٹ بنے۔ اگر وہ گاڑیوں میں کہیں دلچسپی رکھتا ہے یا بزنس میں، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے دوستوں میں، ہمارے احباب میں اور آپ کے دوستوں میں بھی ہوں گے کہ جو ہمارے ساتھ پڑھ رہے تھے اچھا پرفارم نہیں کر سکتے، اچھے نمبر نہیں لے سکتے۔ میں شہر میں مثال دیتا ہوں کہ میرے ساتھ میرا ایک کولیگ ہے، بہت ایوریج پرفارم کر رہا تھا، وہ شہر میں 2 بڑے پلازوں کا مالک ہے، اس شہر اجیرا میں وہ ایلیمنٹری ٹیچر ہے لیکن 2 بڑے پلازوں کا کئی کروڑ کا مالک ہے۔ اب بات یہ کہ اس میں اکنامکلی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ ایک ڈائریکشن میں جاتے ہیں تو ہم سے بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آپ ہر صورت میں کسی خاص جگہ سے ہی پیسہ ارننگ نکالنے کی کوشش کی طرف کبھی نہ جائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے بچے کا رویہ متاثر ہوگا، آپ کے اور آپ کے بچے کا لنک متاثر ہوگا، تعلق متاثر ہوگا، شفقت، محبت، الفت متاثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میں ایک پنجاب یونیورسٹی کی پنجاب نیشنل بورڈ کی بکس پہ ایک چیز لکھی ہوتی ہے، ایک اسٹیپ ہوتی ہے ان کا، ایک ٹریڈ مارک، وہ ہوتا ہے سب نے پڑھا ہوگا، صداقت، شرافت، امانت، دیانت۔ کبھی اس پہ ویسے کوئی ورکشاپ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے صداقت، سچائی، بچوں کو شعار بنائیں۔ نیوزی لینڈ والوں کا کلیم ہے کہ ہماری قوم کے اندر ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو جھوٹ بولے۔ جاپان والے ایکسرسائز کرتے ہیں بٹوے پھینک کر سال میں، پیسے کو گھر کا بٹوے پھینکتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس میں ایڈریس کارڈ ڈالتے ہیں کہ یہ واپس پہنچے گا یا کوئی بندہ اٹھا لے گا جیب میں ڈال کر چلا جائے گا، اور حیرت انگیز طور پر یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے بٹوے ڈال کے ایڈریس پر گھر پہنچ جاتے ہیں، کوئی نہیں اٹھا کر لے گا۔ ٹھیک ہے، صداقت اور شرافت اس زمانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے امانت اور پھر دیانت۔ جو لفظ دیانت ہے اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کریں، دیانت دین سے ہے اور یہ دینداری ہے، اور بچے کے اندر دینداری نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ ممکن ہے دنیا بنا لے لیکن بہرحال اس کی جو لانگ لائف ہے، فار ایور جو لائف ہے وہ نہیں بن سکے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔